हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? प्लीज़ गिव अ हाई इफ़ यू देयर। देखें कौन कौन है। 1 person is already there. Many are joining. Okay guys, so gradually as you join, I think when you're going to see the topic you will know कि कितना डिफ़िकल्ट सा ये टॉपिक लगता है। फ्रिक्शन ऑन रोलिंग ऑब्जेक्ट, एक तो रोलिंग ऑब्जेक्ट सुन के ही डर लग जाता है और उसमें फ्रिक्शन और ऐड कर दिया। देखिए ज़रा, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन आज के लेक्चर के बाद आई होप कि आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाए। आई एम वेरी गुड, यू पीपल से, सो मेनी ऑफ यू हैव जॉइन नाउ एंड इट्स नाइस टू हियर फ्रॉम यू पीपल अगेन। तो क्या सब लोग रेडी हैं आज इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, जो डिफ़िकल्ट सा दिखने वाला है लेकिन आज के लेक्चर के बाद काफ़ी ईजी हो जाएगा? Is HC Verma good? Yeah, HC Verma is good. Why not? कुछ कोई तो ऐसा है जो रेडी नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। जब टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड हो तो कैसे फिर आगे बढ़ें? आई एम नॉट रेडी एग्जैक्टली। इन माई स्टूडेंट डेज इवन आई वॉज नॉट रेडी व्हेन दिस टॉपिक आई यूज टू सी, लेकिन फिर पढ़ना पड़ता है, राइट? क्या करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जब भी मैं ये टॉपिक शुरू करता हूँ मेरे सामने एक सिनेरियो याद आ जाता है मुझे। कौन सा सिनेरियो है? ये वाला। अगर आपको इमेज दिख रही है तो ज़रा देखिए। इट्स लाइक रोलिंग रेसर्स। रोलिंग रेसर्स क्या होते हैं? रोलिंग रेसर्स मीन्स दीज आर राउंड ऑब्जेक्ट्स, नॉट नेसेसरली स्फीयर। इसमें हॉलो सिलेंडर हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर। सबको रख दिया एक ट्रैक पे एंड वी अलाउड देम टू रोल डाउन दी इंक्लाइन, राइट? तो उन्हें अलाउ कर दिया रोल डाउन करने के। अब आपको प्रेडिक्ट करना है कौन यहाँ पे रेस जीतेगा। तो क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इनमें से कौन रेस जीतेगा? आप अपनी बेट किस पे लगाएंगे इफ यू वांट टू पुट एट ऑल on any one of them? तो क्या लगता है? एट फर्स्ट स्फीयर, कोई बोल रहा है स्फीयर पहले। अब उसमें भी दो टाइप हैं, एक सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। कौन पहले जीतेगा? कौन सबसे पहले आएगा? हु विल बी द फर्स्ट? हॉलो स्फीयर वुड विन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी सब पे लग रही है। ग्रेविटी कोई सिर्फ सॉलिड स्फीयर पे लगेगी? ग्रेविटी इज नॉट बायस्ड। हॉलो सिलेंडर जीतेगा। चलिए, तो डिफरेंट ओपिनियंस हैं, देख लीजिए। आपका पैसा लगा हुआ है जिस पे भी, तो मेक श्योर कि जिस पे भी आपका पैसा लगे वो जीते, राइट? तो क्या इस पे कोई लॉजिक है जिससे कि हम जान सकते हैं इसे? बिल्कुल लॉजिक है जिससे हम इसे समझ पाएंगे। तो उसके लिए आज पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसका पूरा एनालिसिस करना। यू मे थिंक कि ये बस बाय चांस होगा कोई जीते, लेकिन इसके पीछे पूरा एक फिजिक्स का एनालिसिस है। तो क्यों ना उस फिजिक्स के एनालिसिस को करते हैं। और उसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसके एनालिसिस में, वो है कि फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे। तो मैं शुरू करना चाहूँगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये कोई भी एक राउंड ऑब्जेक्ट है, ऑलराइट? ये कुछ भी हो सकता है, ये हॉलो सिलेंडर हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अब मान लीजिए अभी ये रेस्ट पे, फ्रिक्शन है यहाँ पे, सरफेस इज रफ। मैं इस ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट लोकेशंस पे फोर्स लगाऊंगा एंड विल गोइंग टू सी इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट स्लिपिंग ऑन द ग्राउंड। अगर वो स्लिप नहीं कर रहा है तो उसमें फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, जरा हम वो पता लगाएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं वेरी इजी, सेंटर पे फोर्स लगा दिया, हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो अब इसको इस तरह से देखिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया तो सबसे पहला काम वो क्या करता है? सबसे पहला काम वो पूरे ऑब्जेक्ट को एक लीनियर एक्सेलरेशन देता है। द होल ऑब्जेक्ट गेट्स अ लीनियर एक्सेलरेशन, इजंट इट? तो सबके पास एक लीनियर एक्सेलरेशन आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट का नो डाउट एक
लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो विल बी द केस फॉर बॉटम मोस्ट पॉइंट। बॉटम मोस्ट पॉइंट का भी क्या होगा, एक लीनियर एक्सेलरेशन होगा आगे की तरफ। अब अगर लीनियर एक्सेलरेशन है तो सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो तो बढ़ती जाएगी, विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इफ देयर इज एन एक्सेलरेशन। और हमें पता है कि अगर ये स्लिप नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये रोल कर रहा है, एंड इन रोलिंग कंडीशन VCM इक्वल्स R ओमेगा। तो अगर VCM बढ़ रहा है तो ओमेगा भी बढ़ना चाहिए। मतलब इफ करस्पॉन्डिंग टू VCM देयर इज लीनियर एक्सेलरेशन, करस्पॉन्डिंग टू ओमेगा देयर मस्ट बी सम अल्फा जो उसे इंक्रीज कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी को। तो जरा बताएंगे कि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, which is it that is required for having angular acceleration? क्या नाम है उस क्वांटिटी का, कोई बताएगा? What is required to have angular acceleration? रेडियस की जरूरत नहीं है, कोई एक क्वांटिटी है which is required to provide angular acceleration. टॉर्क, एग्जैक्टली, यहाँ पे एटलीस्ट somebody made some sense. टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, isn't it? You need torque for that. So क्या, अब मुझे बताइए, अगर मैं सेंटर पे हूं तो अप्लाइड फोर्स का कोई टॉर्क होगा? कोई टॉर्क नहीं होगा, बिकॉज दैट फोर्स इज पासिंग फ्रॉम सेंटर। तो अप्लाइड फोर्स का तो कोई टॉर्क नहीं। क्या mg का कोई टॉर्क है? नहीं, mg भी वहीं से पास होगा। क्या नॉर्मल रिएक्शन का कोई टॉर्क है? नॉट एट ऑल, वो भी सेंटर से पास होगा। तो इफ एट ऑल अगर इसको कोई इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से इसके पास अगर अल्फा आ रहा है, somebody is rotating it like this, तो कोई ना कोई एक फोर्स होना चाहिए जिसका टॉर्क इनटू द प्लेन आए, जो इसे क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करे अबाउट द सेंटर। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि एकमात्र फोर्स जो अब बचा जो इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है वो कौन सा है? फ्रिक्शन। तो देयर इट इज, यू गॉट कि फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड। समझ में आया क्यों बैकवर्ड लगा? बिकॉज अबाउट सेंटर नाउ फ्रिक्शन is creating a torque which is trying to rotate it clockwise. समझ में आ गई सबको बात कि पीछे लगेगा फ्रिक्शन। तो जब सेंटर पे बात हो तो वेरी इजी, द फ्रिक्शन इज बैकवर्ड। किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट को अगर आपने सेंटर पे फोर्स लगाया है तो हमेशा फ्रिक्शन कहाँ लगता है? पीछे ही लगता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अगर सेंटर पे फोर्स तो फ्रिक्शन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पीछे ही लगेगा। Please again sir, so one more time I am repeating, listen again. हमने सेंटर पे फोर्स लगाया, we applied force at the center, so it is providing you linear acceleration. तो VCM will increase, no doubt. But if it is not slipping, तो VCM must be R omega, rolling की condition. तो अगर VCM बढ़ रहा है तो ओमेगा भी बढ़ना चाहिए। That means if there is acceleration, there is angular acceleration also. It must have. ये भी तो रोलिंग की कंडीशन होती है, A equals R अल्फा, दोनों कंडीशन है रोलिंग की। सो A है लेकिन अल्फा कहाँ से आएगा? बिकॉज अबाउट सेंटर दिस फोर्स हैज नो टॉर्क, सो हु विल प्रोवाइडेड द एंगुलर एक्सेलरेशन सो दैट इट कैन रोटेट क्लॉकवाइज? सो ओनली फ्रिक्शन कैन डू दैट। तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। फ्रिक्शन अगर ऐसे लगता तो इट वुड रोटेट इट एंटी क्लॉक, वो हमें नहीं चाहिए, वी वांट इट टू रोटेट क्लॉकवाइज। व्हाट इज VCM? सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, velocity of center of mass. Sir, can you tell me why light is electromagnetic wave? I'm in class 9th, I want to know that. देखिए light तो is something that is keeping science in dark, ये मैं सबको कहता हूँ। तो अगर मैं बोल भी दूँ कि light is electromagnetic wave, somebody else would come and like, how dare you say that? Light is actually made up of photon, it's not a wave, it's particle. So ये तो debate चलता रहेगा, alright? So you come to senior grades, वैसे we teach it in 9th and 10th also, हमारे यहाँ lectures में, you can tune in, sometime we'll take that lecture as well. What is omega? Omega is angular velocity. I am surprised that people don't even know the basic notations कि omega है angular velocity, VCM center of mass का velocity. तो first case clear, when you apply force at the center, friction acts backward irrespective of ये कोई भी object हो। लेकिन अब next case लेते हैं। नेक्स्ट केस बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग इसीलिए होने वाला है क्योंकि अब हम लगाने वाले हैं फोर्स एट द टॉप। सो एनी राउंड ऑब्जेक्ट अगेन, ग्राउंड, एंड द फोर्स आई एम अप्लाइंग नाउ इज एट द टॉप, टॉप मोस्ट पॉइंट।
अब आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे. वेयर वुड फ्रिक्शन एक्ट? फॉरवर्ड और बैकवर्ड? विल द ऑब्जेक्ट मूव इफ बॉडी इज स्लिपिंग? हाँ, स्लिपिंग हो रही है तो ऑब्वियसली इट कैन मूव. टेल मी, where do you predict the friction to act now in this case? Forward direction, किसी ने कहा. Somebody is saying forward direction में लगेगा sir. Others agree with that person कि forward direction में लगेगा, or they don't? Forward, backward, house is divided forward backward में. तो चलिए लॉजिक समझते हैं. अब लॉजिक इस तरह से आता है कि नाउ वी कैन नॉट से द कंडीशन दैट अप्लाइड फोर्स इज नॉट गिविंग एनी टॉर्क, क्योंकि अप्लाइड फोर्स भी टॉर्क दे रहा है. कैसे? सेंटर के अबाउट देखिए, सेंटर के अबाउट अप्लाइड फोर्स इज हैविंग अ टॉर्क. अगर इस ऑब्जेक्ट का रेडियस आर है, सो नाउ वी आर गेटिंग अ टॉर्क ऑफ एफ इंटू आर. ऐसे निकालेंगे टॉर्क. फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो अबाउट सेंटर आई एम गेटिंग अ टॉर्क फॉर द अप्लाइड फोर्स. सो अप्लाइड फोर्स इसे टॉर्क भी प्रोवाइड करेगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इट वुड रोटेट इट ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम इट वुड एक्सेलरेट इट ऑल्सो. तो अगर अप्लाइड फोर्स दोनों कर सकता है, जो हमारी कंडीशन है इक्वल्स आर अल्फा, द अप्लाइड फोर्स कैन प्रोवाइड बोथ. इट कैन प्रोवाइड एक्सेलरेशन ऑल्सो, इट कैन प्रोवाइड अल्फा ऑल्सो. सो हाउ वुड वी डिसाइड कि फ्रिक्शन क्या करेगा? Because now it's not required कि friction पीछे ही हो. Our applied force can give it torque, friction can very well act forward. तो कैसे decide करेंगे? Do you know the surprising answer behind it? The answer whether friction acts forward or backward actually depends on the type of object. आप highly surprised होंगे अगर ये object ring होता और ring के topmost point पे मैं force लगा देता. You'll be surprised कि friction लगेगा ही नहीं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे. व्हाट डू यू से नाउ? फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं होगा बॉटम मोस्ट पे. तो चलिए समझते हैं कि कैसे होता है. सर फ्रिक्शन इज नॉट वर्किंग इन दिस केस. फ्रिक्शन इज वर्किंग, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट. तो चलिए समझते हैं. आर यू ऑल रेडी टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट कि कैसे फाइंड आउट करेंगे? या एवरी फिजिसिस्ट इज अ क्रेजी गाय. सो ऑल राइट, लेट्स अंडरस्टैंड. No, I have not started explaining yet. I will explain. Let's try to predict where does the friction act. अब ये मास्टर की एक मैं आपको दे रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र जिसे बोलते हैं, कि मास्टर की इज टू डिटरमाइन where the friction acts is just see the tendency of bottom most point. ये जो आपका bottom most point है, try to predict the tendency of it, that whether it is having tendency to slip forward or whether it is having tendency to slip backward. उस बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे फ्रिक्शन कहाँ. तो जरा देखिए, अब मैं सेंटर के अबाउट एनालिसिस करता हूं. सेंटर के अबाउट आई हैव ऑलरेडी रिटर्न टॉर्क टाउ इक्वल्स एफ इंटू आर. एंड व्हाट इज टाउ इक्वल टू? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. बेसिक इक्वेशन, टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू आई अल्फा. तो मैंने इक्वेट कर दिया. अब जरा फोर्स का वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास? आई अल्फा ओवर आर. ये हमारे पास वैल्यू आया फोर्स का. एंड व्हाट इज, चलिए अभी इतना ही रखते हैं, फोर्स का वैल्यू इतना रखते हैं. या मैं ये भी कह सकता हूँ कि अल्फा का वैल्यू निकाल लो, बेटर होगा. तो चलिए अल्फा का वैल्यू एक काम करते ले लेते हैं. अल्फा का वैल्यू आ रहा है एफ इंटू आर ओवर आई. सो फार आई थिंक इतने स्टेप तो क्लियर होंगे, 3 स्टेप. अल्फा इज एफ आर इंटू एफ आर ओवर आई. अब क्या करेंगे, हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन तो आ गया कि ऑब्जेक्ट इज हैविंग एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, बट ड्यू टू दिस फोर्स इट्स ऑल्सो हैविंग लीनियर एक्सेलरेशन एफ इक्वल्स एम ए. एफ इक्वल्स एम ए इज ऑल्सो वैलिड. तो ए का वैल्यू भी है यहां पे, तो ए इक्वल्स एफ बाय एम. ऑलराइट, अब जरा सोचिए. Let's try to understand. The bottommost point now will have effect due to both. It will have effect due to linear acceleration and it will have effect due to angular acceleration. अब जरा सोचिए कि इसको जो है
लीनियर एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, इस पॉइंट को कहाँ लेके जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ए, इट विल टेक द बॉटम मोस्ट पॉइंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. वेयर वुड द एंगुलर एक्सेलरेशन टेक इट, it will take it backward. Now I cannot directly compare A and alpha, they are not of same dimension, so I would rather compare कि इसके ऊपर एक पीछे की तरफ tangential acceleration लगेगा due to the rotational effect and that is R alpha. Understood? फिर से देखिए जरा, A आ रहा है लीनियर मोशन के कारण और R alpha आ रहा है रोटेशनल मोशन के कारण. That is giving you R alpha. So I hope so far it's clear. Okay, अब कैसे पता लगाएंगे कि इस पॉइंट की टेंडेंसी क्या है? Well, we'll just check who is greater, whether A is greater or R alpha is greater. क्योंकि अब तो ये टग ऑफ वॉर हो जाएगा. अब इसको समझ लीजिए कि टग ऑफ वॉर है. A अगर ज़्यादा है तो वो उस तरफ खींचेगा और R अल्फा ज़्यादा है तो वो इस तरफ खींचेगा. तो बेस्ड ऑन दैट कि कौन ज़्यादा है, ये पॉइंट उस तरफ ही ड्रैग होगा और फिर उस हिसाब से फ्रिक्शन लगेगा. तो आपको मास्टर की समझ में आ गई. चलिए ज़रा कंपेयर करते हैं कि कौन ज़्यादा है कौन कम है. एक्सेलरेशन तो बदल नहीं सकता, ये तो F/m है. अल्फा बदल सकता है. तो ज़रा अल्फा आर की वैल्यू निकालते हैं. बेटर है कि आर अल्फा की वैल्यू निकालें. आर अल्फा की यहाँ से वैल्यू आ रही है मेरे पास, आर का मल्टीप्लाई करिए FR²/I, ये आई मेरे पास अल्फा की, आर अल्फा की वैल्यू. अब देखिए मैंने कहा था ना ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन आगे या पीछे. कैसे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे? अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कुछ ऐसी वैल्यू है कि जो इसको इससे ज़्यादा बड़ा कर दे तो फिर फ्रिक्शन उस हिसाब से एक्ट होगा. अगर ये कम है तो उस हिसाब से एक्ट होगा. चलिए केसेस लें, केसेस लेते हैं. पहला केस लेते हैं हम लोग रिंग का. तो मैं यहाँ पर रिंग का केस ले रहा हूँ. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, mr². तो ज़रा बताएंगे कि अगर mr² में यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ तो R अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? तो इस केस में R अल्फा की वैल्यू आएगी, यहाँ पे अगर mr² सब्सटीट्यूट किया, F/m. समझे अब आप? इसीलिए मैंने आपको कहा था कि रिंग में कोई फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं. क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो R अल्फा की वैल्यू है उतनी ही A की वैल्यू है. A एंड R अल्फा आर इक्वल फॉर रिंग. सिर्फ रिंग के लिए एक्सक्लूसिवली ऐसा केस है कि A और R अल्फा की वैल्यू सेम है. इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग हाउ mr²? अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है? mr² ही तो होता है. ऑलराइट, सो R अल्फा की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद I एज mr², I गॉट F/m और वो इसके इक्वल है. इसीलिए बॉटम मोस्ट पॉइंट की कोई टेंडेंसी नहीं है. सो फ्रिक्शनल फोर्स इज 0. नो फ्रिक्शन एक्ट्स. मोस्ट सरप्राइजिंग फैक्ट कि अगर रिंग के ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाया तो कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं होगा. बट सर इन रोलिंग मोशन A इज इक्वल टू R अल्फा. एग्जैक्टली, लेकिन रोलिंग स्टार्ट तो होने दो. अभी तो हम तभी की बात कर रहे हैं जब रोलिंग स्टार्ट हुई नहीं है. द ऑब्जेक्ट इज जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. तो रोलिंग मेक श्योर करने के लिए ही तो फ्रिक्शन एक्ट होगा कि बॉटम मोस्ट पॉइंट स्लिप ना करे. तो हमने पाया कि रिंग में तो फ्रिक्शन की ज़रूरत ही नहीं है. फ्रिक्शन के बिना ही रोलिंग हो रही है रिंग में तो. लेकिन बाकी ऑब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं हो सकता. बाकी ऑब्जेक्ट में दिस इज नॉट पॉसिबल. ऑलराइट, तो चलिए लेट्स टेक सम डिफरेंट शेप नाउ. कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं. ये सबने लिख लिया है. लेट्स टेक अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट इज डिस्क. तो डिस्क ले लेते हैं अब. तो डिस्क में क्या होगा जरा बताइए. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, इजंट इट? I की वैल्यू क्या होगी? mr²/2. जरा यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए mr²/2. तो FR² ओवर, यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ mr²/2, ये R अल्फा की वैल्यू आ रही है. तो कितनी आ रही है जरा देखिए. R² से R² कैंसिल, 2F/m, 2F/m आ रही है. ये स्मॉल m ही है, कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं कैपिटल कहीं स्मॉल. ये स्मॉल ही है. तो 2F/m. तो अब जरा देखिए
कि डिस्क के केस में क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखा आपने, डिस्क के केस में आर अल्फा की वैल्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ ए। डू यू अंडरस्टैंड कि डिस्क के केस में आर अल्फा ज्यादा है ए से। तो अब ये जो फाइट चल रही है, टग ऑफ वॉर, ये कौन जीतेगा, आर अल्फा जीतेगा या ए जीतेगा, जल्दी बताइए। बट इन रोलिंग दे शुड बी इक्वल। सी द पर्सन हु इज गेटिंग कंफ्यूज कि ये तो सर हमेशा होता ही है, ए इक्वल्स तो आर अल्फा होता ही है, तो जरा मुझे बताइए यहाँ डबल कैसे आ गया, यहाँ पे तो आर अल्फा डबल आया, क्योंकि रोलिंग अभी शुरू नहीं हुई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, रोलिंग अब शुरू होगी, तो अब देखिए कैसा होगा कि ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता और जैसे ही फ्रिक्शन देखेगा कि अरे आर अल्फा तो डबल है ए से, ये तो मैं होने नहीं दे सकता, क्योंकि फिर रोलिंग कैसे होगी, ऑब्जेक्ट तो स्लिप करने लगेगा। तो इसको मेक श्योर करने के लिए फिर फ्रिक्शन एक्ट होता है, फ्रिक्शन स्टॉप्स दैट स्लिपिंग टेंडेंसी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो ए इक्वल्स आर अल्फा कंडीशन फ्रिक्शन लगने के बाद आती है, अभी तो फ्रिक्शन लगा ही नहीं है, अभी तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द मोशन। ऑलराइट, तो चलिए आर अल्फा जीत गया, आर अल्फा जीत गया मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट इज हैविंग टेंडेंसी टू गो बैक। तो अगर इसकी टेंडेंसी पीछे जाने की तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, फ्रिक्शन कहां लगेगा? इफ पॉइंट हैज टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड, वेयर वुड फ्रिक्शन एक्ट? फॉरवर्ड। So that's how we say that friction acts in the forward direction. So ये पूरा analysis है. I hope now everyone understood the analysis behind it. Okay. तो चलिए once you have understood कि कैसे object में friction आगे या पीछे लगता है, we will be able to now do many problems on this. तो क्या आप ready हैं एक अच्छा problem करने के लिए? Are you all ready for doing a good problem? जरा दूसरे ऑब्जेक्ट्स का भी चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पे हॉलो सिलेंडर होता तो, हॉलो सिलेंडर होता तो फिर तो ये रिंग बन जाती, राइट? इट वुड हैव बीन mr स्क्वायर, रिंग के जैसा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर तो फ्रिक्शन नहीं लगता। इफ इट वाज सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर में तो डिस्क के इक्वल ही है, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर हैव इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वहाँ पे तो फिर से यही आता कि फ्रिक्शन जो है वो आगे लगेगा सॉलिड सिलेंडर में। So very important point to note down, for solid cylinder when force is applied at the topmost point, friction acts forward. तो अब एक प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर। So problem क्या है? I am having it on the next slide. Let me show you. ये रहा प्रॉब्लम, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? What are you able to see? You have a plank here. एक plank है आपके पास, मैं इसमें masses दे देता हूँ आपको, that the mass of this is m1, mass of solid cylinder is m2. तो मैं लिख देता हूँ, ये एक plank है, plank, और ये है solid cylinder. solid cylinder. तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्लैंक के ऊपर एक फोर्स F लगा दिया, और अब हमें दिया हुआ है कि पूरा जो सिस्टम है वो ऐसे मूव करता है कि कहीं पे भी कोई स्लिपिंग नहीं है, देयर इज नो स्लिपिंग हियर ऑल्सो, नॉर देयर इज एनी स्लिपिंग हियर, सिस्टम मूव्स विदाउट स्लिपिंग एट ऑल। ओके, कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन हमें नहीं दिए हुए हैं, coefficients of friction are not given, surfaces are rough, let me write it with a different color, ये भी rough है, and here there is friction also, यहाँ पर भी rough, right? So both are rough, no slipping anywhere. So if force F is applied, give me the acceleration of both the objects. इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लीनियर एक्सेलरेशन मुझे बताइए, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना और इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना। क्वेश्चन अंडरस्टूड? फॉर दिस सिस्टम कैलकुलेट द एक्सेलरेशंस A1 and A2.
ग्रेट, आई स्टडीड इन आईटी मद्रास। बैकवर्ड फ्रिक्शन या फॉरवर्ड फ्रिक्शन, पहले तो ये बताइए। अब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर के केस में क्या होगा, फॉरवर्ड फ्रिक्शन। एग्जैक्टली, द पर्सन हु सेड फॉरवर्ड फ्रिक्शन इज राइट। अरे अभी तो एनालिसिस किया, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगाएगा प्लैंक टॉप मोस्ट पॉइंट पे टू मेक इट मूव फॉरवर्ड, तो इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तो फ्रिक्शन आगे ही लगेगा। तो फ्रिक्शन भी बना लीजिए, लेट्स ड्रॉ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की डायरेक्शन है फॉरवर्ड, नीचे वाला, इसको बोल देते हैं F2। ये एक फ्रिक्शन है जो यहाँ एक्ट कर रहा है। तो आप बोलेंगे F1 कहाँ है, F1 ऊपर है, इन दोनों के बीच में भी तो सरफेस रफ है। तो यहाँ पे बताइए फ्रिक्शन कैसे लगेगा इस स्फीयर पे, इस स्फीयर पे फ्रिक्शन आगे लगेगा पीछे, नॉट स्फीयर, आई एम सॉरी, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर पे फ्रिक्शन आगे या पीछे, फॉरवर्ड। somebody is saying forward, others सॉलिड सिलेंडर पे फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो देखिए हमेशा जब फ्रिक्शन आपको डायरेक्शन प्रेडिक्ट करनी है तो ऐसे करिए कि इमेजिन करिए इसके रिस्पेक्ट में प्लैंक कहाँ जा रहा है, प्लैंक ऐसे आगे जा रहा है सॉलिड सिलेंडर के रिस्पेक्ट में। प्लैंक के रिस्पेक्ट में देखिए कि ये सिलेंडर कहाँ जा रहा है, तो अगर आप आगे जा रहे हैं एंड देयर इज समथिंग बिलो यू दैट विल गो बैकवर्ड। अगर आप आगे जा रहे हैं तो आपको फ्लोर जो है वो पीछे जाता दिखेगा। तो इसी तरह प्लैंक को ये जो सिलेंडर है ये पीछे जाता हुआ दिख रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए प्लैंक क्या करेगा, प्लैंक एक आगे की तरफ फ्रिक्शन लगा देगा सिलेंडर पे F1। तो यहाँ पे तो जो फ्रिक्शन लगता है सॉलिड सिलेंडर पे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर प्लैंक ने इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाया आगे, तो ये प्लैंक के ऊपर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर, राइट। तो चलिए सारे फोर्सेस हमने लिख दिए हैं, अब सिर्फ एनालिसिस बाकी है, तो करिए एनालिसिस। क्या होगा, आंसर निकालिए A1 A2। Sir, or can we also think like this, only force on sphere by Planck is the friction force, so it has to be forward because sphere has to move. Exactly. Who is this person? Really intelligent guy or girl, because right thinking he or she has put. Can you give your name? Who are you? Who just now commented? Laksha. Okay, nice Laksha. That's a right thinking. So देखिए लक्षा के एक्सप्लेनेशन से भी पता चल रहा है कि सिलेंडर को अगर आगे जाना है तो ऑब्वियसली बात है कि ये लगेगा, लेकिन लक्षा एक काउंटर क्वेश्चन। अब काउंटर क्वेश्चन ये कि ये नीचे भी तो फ्रिक्शन लग रहा है, ये इसे फॉरवर्ड ले जाएगा। व्हाट डू यू से? तो यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन थोड़ा कमजोर पड़ गया, isn't it? चलिए, तो किसी का कुछ आया आंसर? Shall I solve? Let me solve then. तो फटाफट करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाऊंगा। बाय द वे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर्स लेने वाला हूं मैं। आई होप यू लाइक इट। उसकी पूरी सीरीज काफ़ी लोगों ने डिमांड करी थी। हाउ मेनी ऑफ यू वांट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पूरा सीरीज? Give a yes if you want. I want. Okay, who else wants Newton's laws of motion का पूरा series, lecture series? Somebody doesn't want. Good for you. You can enjoy. Okay, right. So many I can see are willing. चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Let's draw the free body diagram of the solid cylinder. सॉलिड सिलेंडर पे ऊपर अभी हमने देखा फ्रिक्शन वुड एक्ट फॉरवर्ड, F1 या जो भी मैंने उसे लिखा था, व्हाट डिड आई राइट दैट, F1 लिखा हुआ है। ओके, दैट इज F1।
लाइक दिस, और नीचे भी लग रहा है फॉरवर्ड, दैट इज F2, इसका मास है M2, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। तो ये विदाउट स्लिपिंग मूव कर रहा है, मतलब रोलिंग हो रही है। इसका अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो क्या अब हम लिख सकते हैं? पहले तो हम लिख सकते हैं इसकी लीनियर मोशन की इक्वेशन। अगर इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन A2 है, सो वी कैन से दैट टू फोर्सेज आर प्रोवाइडिंग इट A2। तो ज़रा इसकी इक्वेशन लिखते हैं। लेट्स राइट द इक्वेशन, F1 प्लस F2 इक्वल्स M2A। ये पहली इक्वेशन हुई, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे? इसके टॉर्क की, कि इस पे कितना टॉर्क लग रहा है। अब जरा देखिए, टॉर्क को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। F1 का टॉर्क कितना है? तो सेंटर के अबाउट अगर टॉर्क लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, तो F1 का टॉर्क तो हो गया F1R। और F2 का टॉर्क कितना है? अब ध्यान से देखिए, क्या F2 का और F1 का टॉर्क एक ही डायरेक्शन में या अलग अलग डायरेक्शन में? आर दे इन सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन? Yeah, we'll do system of particles also, don't worry. Sir, for me you are the best in InstaSolve. Thank you. Sir, will a pseudo force act backwards? No, pseudo force will not act because we are analyzing from ground. Pseudo force तभी आता है when you are in a non-inertial frame. As long as you are on ground, no pseudo force. Sir, ये रोलिंग कैसे करेगा ये बता नहीं सकते because, तो चलिए मैं इतना पूछ रहा था आपसे कि F1 इसको आगे रोल करता है और F2 इसको कहाँ करता है? पीछे, बिकॉज F2 चाहेगा ऐसे रोटेट हो जाए और F1 चाहेगा ऐसे रोटेट हो जाए, तो दोनों का टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में। सर वाई टॉर्क इज टेकन एज R? टॉर्क इज नॉट R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज R। तो टॉर्क तो अभी मैं लिखूंगा, इट इज F1 इंटू R, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देन द अदर टॉर्क इज नेगेटिव F2R, and this is equal to I alpha। ये सेकेंड इक्वेशन। और एक और बात कह दीजिए कि अगर ये रोलिंग कर रहा है, एंड बाय द वे ये A2 था यहाँ पे, क्योंकि हमने कहा था कि ये A2 है इसका एक्सेलरेशन। एक और बात लिख सकते हैं कि अल्फा है वो किसके इक्वल होगा? A2 बाय R के, क्योंकि रोलिंग हो रही है। तो ये थर्ड इक्वेशन, अल्फा इज A2 by R। दैट्स ऑल्सो डन। अब आ जाते हैं प्लैंक पे। तो प्लैंक का इक्वेशन लिखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं प्लैंक का। तो प्लैंक के लिए क्या है भाई? प्लैंक के लिए तो एक ही फोर्स है, फॉरवर्ड यहाँ पे, लेकिन क्योंकि उसने फ्रिक्शन लगाया आगे की तरफ, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लग गया पीछे की तरफ। सेम इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन पेयर। इसका मास है M1 और ये जा रहा है आगे A1 एक्सेलरेशन से। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? F माइनस F1 इक्वल्स M1 A1। सर रोटेशन से चक्कर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। सर व्हाट इज अल्फा? ये देखिए, कौन है जिसको अल्फा नहीं पता? अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। जाने दो, बहुत जोर की लगी है, बिल्कुल जाइए। किसने रोका है? जाने वाले को कौन रोक सकता है? F माइनस F1 इक्वल्स M1 A1। तो ये इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे ये आ गई चौथी इक्वेशन, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि सर वेरिएबल तो बहुत ज़्यादा है, एक और इक्वेशन लगेगी। वेरिएबल कैसे ज़्यादा है? 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हैं। देख रहे हैं, A2 भी वेरिएबल है, F1 F2 भी वेरिएबल है, अल्फ़ा, ये सब वेरिएबल्स हैं, A1 भी है। तो एक और इक्वेशन ऐसे आएगी कि इसका जो एक्सेलरेशन है टॉप मोस्ट पॉइंट का, और यहाँ जो पॉइंट है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, बिकॉज दे आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट। अगर वो कॉन्टैक्ट में एक साथ चल रहे हैं, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट और यहाँ प्लैंक से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उनका सेम एक्सेलरेशन होगा।
तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना, जरा बता पाएंगे? अगर ये रोल कर रहा है ऑब्जेक्ट और सेंटर का एक्सेलरेशन a2 है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट का कितना हो जाता है? डबल नहीं हो जाता? हमने पढ़ा था राइट, कि अगर कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट लो और उसकी यहाँ पे स्पीड अगर vcm है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की कितनी हो जाती है? ट्वाइस vcm। ये रोलिंग ऑब्जेक्ट की कंडीशन है, और बॉटम मोस्ट की कितनी होती है? 0। स्लिपिंग हो रही है, स्लिपिंग नहीं हो रही है इसीलिए। तो इसीलिए हम ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर ये a2 से जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन है ट्वाइस a2, और वहीं यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन है a1। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, वी गॉट अनदर इक्वेशन, a1 इज ट्वाइस a2। तो ये आ गई आपकी पांचवी इक्वेशन। तो पांचों इक्वेशन को सॉल्व करिए और आपका आंसर आ जाएगा। सो नाउ आई एम लीविंग इट अप टू यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फटाफट लिख लीजिए इक्वेशन, बाद में सॉल्व करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। शेल वी प्रोसीड अहेड? क्या बोलते हैं आप, आगे बढ़ें? Most of you are writing, I guess. So please tell when you are done, we can proceed ahead. Okay guys, let's proceed. अब आ जाते हैं इंक्लाइन प्लेन पे। एज पीपल वे टॉकिंग अबाउट कि सर इससे तो डर लगता है, आप तो इंक्लाइन प्लेन पे आ जाओ। तो ये वाला प्रॉब्लम तो हमारा हुआ। अब इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। Let's suppose you have an object which is on the inclined plane. एक राउंड ऑब्जेक्ट है, थीटा एंगल, this round object is there. What will be the acceleration of its center? ये हमें निकालना है। इसके सेंटर का जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, बिकॉज देन ओनली विल बी एबल टू नो कि कितने टाइम में ये नीचे आता है, या लेट्स से हु विल विन द रेस। जो पहला वाला क्वेश्चन याद है, रोलिंग रेसर्स, तो हमें वहां से पता चलेगा कि कौन ये रेस जीत पाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड। इसका आपको रेडियस दिया हुआ है, लेट्स से यू हैव बीन गिवन रेडियस ऑफ दिस, that it is r, you have been given mass of it m। तो जरा बताएंगे एक्सेलरेशन कितना आता है? कैन यू ऑल गिव इट अ ट्राई?
Okay guys, let's solve that. Now you have done, I've given you enough time. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो अभी जैसे बात हुई कि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि फोर्स कहाँ लग रहा है, सो फोर्स इज ओनली एक्टिंग एट दी सेंटर. आप बोलेंगे कैसे भाई, mg फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, सब सेंटर से पास हो रहे हैं दोनों, नॉर्मल और mg. तो सेंटर के अबाउट दोनों ही टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर सकते, ना तो mg टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है ना ही नॉर्मल रिएक्शन. तो समबडी हैज़ टू प्रोवाइड इट क्लॉकवाइज टॉर्क, और वो एकमात्र ऐसा जो फोर्स है यहाँ पे जिसे क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन वुड एक्ट अप द इंक्लाइन इन ऑर्डर टू रोटेट इट क्लॉकवाइज. देखिए अब फ्रिक्शन इसे क्लॉकवाइज रोटेट करेगा विद अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन. So if I want to now find out the torque of this friction, कि friction का torque कितना है about the center, so I would say perpendicular distance is radius. तो about center friction का torque हुआ F into R, and that torque must be equal to I alpha. I alpha इसका torque हुआ. और अब लीनियर इक्वेशंस लिख लेते हैं. तो लीनियर इक्वेशंस में mg नीचे एक्ट करता है, बट उसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे mg cos एंड mg sin. तो mg sin थीटा इधर लगेगा डाउन द इंक्लाइन, एज यू ऑल वेरी वेल नो. तो यहाँ आपका mg sin थीटा लग रहा है, और फ्रिक्शन पीछे लग रहा है. तो डाउन द इंक्लाइन एक्सेलरेशन हो रहा है a. तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, mg sin थीटा माइनस एफ इक्वल्स एम ए. ये जस्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन है कि एक फोर्स आगे mg sin थीटा, एक फोर्स पीछे, एक्सेलरेशन आगे, तो ये नेट फोर्स इक्वल्स एम ए वाली बात थी. तो अब क्या करेंगे यहाँ से, अब फ्रिक्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं, फ्रिक्शन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. लेट्स डू इट. फ्रिक्शन की यहाँ से वैल्यू आ रही है आई अल्फा बाय आर. एंड सिंस दिस ऑब्जेक्ट इज रोलिंग डाउन द इंक्लाइन, स्लिपिंग नहीं हो रही है. अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, a मस्ट बी इक्वल टू आर अल्फा. सो अल्फा मस्ट बी a बाय आर. तो यहाँ पे अगर अल्फा को a बाय आर सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास क्या आंसर आएगा, नीचे एक r ऑलरेडी है, आपने एक और लेके आए तो ये बन गया r स्क्वायर्ड. अब ये टर्म को मैं उधर भेजता हूँ, a को कॉमन लेता हूँ, एंड आई विल सी व्हाट एक्सेलरेशन इज कमिंग अप. तो वहाँ से मुझे दिख रहा है mg sin थीटा बाय 1 प्लस आई बाय आर स्क्वायर्ड, ये दिख रहा है. तो अब हम क्या करेंगे कि मास से डिवाइड कर देते हैं. लेट्स डिवाइड बाय मास. सो इफ यू डिवाइड बाय मास यू फाइनली गेट योर एक्सेलरेशन एज, लेट मी पुट इट इन अ डिफरेंट कलर क्योंकि ये हमारा आंसर है. दैट एक्सेलरेशन कम्स आउट g sin थीटा ओवर 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर. इस एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट डाउन द इंक्लाइन रोल करके आता है. सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि ये कैसे हुआ. सो नाउ यू कैन कंपेयर ऑल दी ऑब्जेक्ट्स विच विल कम डाउन द इंक्लाइन, कि कैसे वो नीचे आएंगे. यू कैन हैव ऑल द कंपेरिजन. तो इससे इन अ वे आपको क्या मालूम पड़ रहा है, यू गेट टू नो कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम होगा, ऑब्जेक्ट स्लोली आएगा. अब ज़रा कंपेयर करिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होता है. इफ़ आई टेक सेम मास एंड रेडियस ऑब्जेक्ट और कंपेयर करूँ सब में, तो अगर मैं यहाँ पे लिखते जाऊँ
तो रिंग का अगर मैं देखूं mr², मैं बोल रहा हूं ये तो हाईएस्ट है। आप बोलेंगे कैसे हाईएस्ट है, अब बाकी सारे लिखिए, ये तो रिंग का था। अगर आप डिस्क लेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा। तो देखिए डिस्क का तो रिंग से भी आधा है। आप बोलेंगे सर लेकिन स्फीयर और हॉलो स्फीयर वो ज़्यादा हैवी होते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट बीइंग हैवी, मास तो सबका सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट है। तो उनके तो और भी कम होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हॉलो स्फीयर की, तो 2/3 mr², शेल जिसे हम बोलते हैं। और अगर स्फीयर की बात कर लूँ तो 2/5। तो आप देखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता जा रहा है जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ। दिस इज 0.5, ऑल्दो ये 0.66 हो गया, ये एक थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरह एक्सेप्शन आ गया। तो शेल का हो गया 0.66 mr²। ये रेशो की वैल्यू देख लीजिए, ये 0.5 है और ये 0.66 है, और ये तो आपका 0.4 है। लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑफ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो इसका मतलब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का लीस्ट है तो ये रेस कौन जीतेगा? सॉलिड स्फीयर हमेशा रेस जीतेगा। सॉलिड स्फीयर हमेशा पहले नीचे आ जाता है बाकी सब ऑब्जेक्ट से। फिर दूसरे पे कौन आएगा? दूसरे पे 0.5 mr², मतलब डिस्क। तो पहले सॉलिड स्फीयर आता है, फिर डिस्क आती है, मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पहले आते हैं। आप ऐसे सोच लीजिए कि हॉलो ऑब्जेक्ट्स बाद में आते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पहले जीत जाते हैं। तो अगर आपको कभी बेट लगानी हो उस रोलिंग रेसर्स में, हमेशा सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पे लगाइए, और सॉलिड में भी किस पे? सॉलिड स्फीयर पे बेस्ट रहेगा। तो सॉलिड स्फीयर, फिर डिस्क, डिस्क के बाद फिर 0.66 वाला शेल आ जाएगा। एंड बाय द वे जैसे ही मैंने डिस्क का सॉलिड सिलेंडर भी आ गया इसमें, और लास्ट में आप लगाएंगे रिंग और हॉलो सिलेंडर में। रिंग और हॉलो सिलेंडर दोनों mr² होता है। तो ये ऑर्डर है इन विच दे ऑल कम डाउन। ओके गाइस, तो ये सबसे हो चुका है। एक लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे विल डू नाउ, फिर हम वाइंड अप करेंगे आज के लिए। So last problem of the day is coming in front of you here. ये रहा आपके सामने, तो पढ़ लीजिए अच्छे से अगर आपको दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूं। What the question is saying to you is कि जैसे ये कुछ स्लम्स में ज़रूर खेलते हैं इस तरह। The kids of slums actually play with this. They have a tire, they have a stick, and they just push it, right? So they are saying कि stick is applying a force perpendicularly. Perpendicularly एक force लगा रही है इस तरह से, और हमें बोला हुआ है कि जो stick force लगा रही है that is 2 newtons. अब बहुत से लोग यहाँ पे ये confusion में आ जाते हैं कि इसका मतलब stick के द्वारा जो ये force लग रहा है आगे, ये 2 न्यूटन्स है। This is a common mistake people do. I am saying that's wrong. Why? Because do you think stick is only applying this force, 2 न्यूटन्स? भाई यहाँ पे एक फ्रिक्शन भी तो होगा दोनों के बीच में, and that friction is also applied by stick only. तो what is 2 न्यूटन्स? 2 न्यूटन is actually resultant of this force and frictional force. तो चलिए मैं पहले वो लिख देता हूँ जो भी फोर्सेस हैं सारे। तो जो फोर्सेस लगेंगे वो इस तरह हैं। एक तो लगेगा फॉरवर्ड फोर्स, जिसे हम बोल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन,
लेट्स ड्रॉ इट एज इफ इट्स पासिंग फ्रॉम सेंटर. सेंटर अगर यहाँ है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, इसको बोलते हैं N1, क्योंकि अभी और भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ग्राउंड से भी तो आएगा एक N2, लेकिन उसके लिए हम कंसर्न नहीं है. तो N1. अब फ्रिक्शन की बात करते हैं. तो ये जो है ऐसे रोटेट कर रही है रिंग, दिस रिंग इज रोटेटिंग लाइक दिस, इसके पास एक अल्फा है. तो विथ रिस्पेक्ट टू स्टिक इट्स स्लिपिंग लाइक दिस. ये जो पॉइंट है ये ऐसे स्लिप होगा. तो अगर ये पॉइंट ऊपर की तरफ स्लिप होगा तो फ्रिक्शन उस पर कहाँ लगेगा? नीचे. तो एक फ्रिक्शनल फोर्स जिसे हम बोल देते हैं F1, ये लगा नीचे. और अब किसी को तो इसको टॉर्क प्रोवाइड करना है काउंटर क्लॉकवाइज में, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन. इसलिए फ्रिक्शन एट द बॉटम विल एक्ट F2. इस तरह से ये फोर्सेस हो गए. mg लग ही रहा है, नो डाउट अबाउट इट, mg भी है हमारे पास. नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड वो भी आने वाला है, तो नॉर्मल रिएक्शन को भी बना सकते हैं हम, दैट इज N2. ये सारे फोर्सेस हैं देखिए. और हमें क्या दिया हुआ है कि रिंग एक्सेलरेट कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.3. तो कैसे करेंगे अब इसे? तो पहले तो लीनियर एनालिसिस करते हैं. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो एक्सेलरेशन है ये कैसे आया, इसके बारे में देखते हैं. तो ये एक्सेलरेशन आया, ऑब्वियसली N1 इज द डोमिनेटिंग फोर्स, F2 इज द ऑपोजिंग फोर्स. तो ज़रा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लिख दें. चलिए लिख देते हैं. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहली इक्वेशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की लीनियर रेल में, एंड दैट इज N1 माइनस F2 इक्वल्स ma, जहाँ पे a की वैल्यू ये रही. दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा अब हम लिखेंगे टॉर्क की इक्वेशन, टॉर्क अबाउट दी सेंटर. सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखते हैं. तो देखिए N2 तो खत्म उसका टॉर्क, क्योंकि पास हो रहा है. mg भी गया, उसका टॉर्क नहीं. N1 का भी कोई टॉर्क नहीं, वो भी सेंटर से पास हो रहा है. हाँ, F1 और F2 के टॉर्क हैं. और किसका पॉजिटिव टॉर्क है? जो इसे रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में. F2 इसे इधर रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव टॉर्क है, राइट? तो इसीलिए F2 का टॉर्क पॉजिटिव होगा. तो ज़रा लिखते हैं F2 का टॉर्क पॉजिटिव. आई एम गोइंग टू से F2R इज अ पॉजिटिव टॉर्क, वाइल F1 इसको इस तरह रोटेट कर रहा है, ये चाहेगा कि ऐसे रोटेट हो, तो नेगेटिव टॉर्क F1R, एंड दैट इक्वल्स I अल्फा. और चूंकि रोलिंग मोशन हो रहा है तो दिस अल्फा इज A बाय R. तो ये इक्वेशन आ गई. और लास्ट इक्वेशन क्या होगी? लास्ट इक्वेशन आई एम टेलिंग यू इज जो हमें दिया हुआ है गिवन कंडीशन 2 न्यूटन. तो अब जो 2 न्यूटन फोर्स स्टिक लगा रही है वो एक्चुअली में क्या है? दैट 2 न्यूटन इज रिजल्टेंट ऑफ N1 एंड F1, द कॉन्टैक्ट फोर्स. एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रही है वो, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड N, दैट इज गिवन टू यू एज 2 न्यूटन. तो आप लिखेंगे रूट ऑफ N1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर इक्वल्स 2. ये एक इक्वेशन. और वन लास्ट, हम F1 और N1 को रिलेट कर लेते हैं. वेल F1 इज ऑब्वियसली यहाँ जो लगने वाला फ्रिक्शन इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हियर टाइम्स नॉर्मल हियर, म्यू N1. और हमसे बस ये म्यू की वैल्यू पूछी है, दैट व्हाट इज दिस म्यू. जरा काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ इक्वेशंस. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. 4 इक्वेशन, 4 वेरिएबल्स, बड़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे. सो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. सर हाउ डिड यू टेक N1 माइनस F2 इक्वल ma? देखिए N1 इस तरफ लग रहा है और रिंग भी तो इधर ही जा रही है a एक्सेलरेशन के साथ, तो N1 ही तो इसको फॉरवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है और F2 क्या कर रहा है? F2 अपोज कर रहा है. तो इसीलिए लिखा N1 माइनस F2 इक्वल्स ma, पहली इक्वेशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की. ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है गाइस, 2011 में पूछा था ऑल द वे. कूल स्टफ, ऑसम टीचर, थैंक यू. बैलेंस ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, बैलेंस नहीं हुए हैं,
एक्सेलरेशन हो रहा है, बैलेंस नहीं है। ओके सर, नाउ गॉट इट। आ गया समझ में? ये तो बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया। नाइस। तो निकाल लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 4। जो p का वैल्यू पूछा है, p वैल्यू वुड बी 4। आपको अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा, इट विल नॉट बी इंटीग्रल आंसर। तो अप्रॉक्सीमेट करके 4 आंसर आ जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जो कि कल ही है। तो कल कितने लोग आने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने? पहला लेक्चर होगा, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम और बाकी सब चीज़ों से। सर P 3.98 एग्जैक्टली, फिर तो आ जाएगा आपका। सर थोड़ा टफ प्रॉब्लम पूछो ना, उसके पहले वाला था टफ। ये भी अगर देखा जाए तो क्या आप ये समझ पाए थे कि 2 न्यूटन इज एक्चुअली द रिजल्टेंट? ये बहुत से लोग मिस कर जाते हैं। आई विल कम। चलो, तो कल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। कितने लोग इंटरेस्टेड? 9:30 बजे कल रात ट्यून इन करिएगा। यू कैन काउंट ऑन मी। ओके, थैंक यू, आई विल काउंट ऑन यू। चलिए गाइस, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू टुमारो। डाउट्स हम कल लेंगे, राइट? चलिए, बाय बाय।